Students, and once again, welcome back to Canada Complete Knowledge Hub. Today, we are going to discuss e-way bill. This is the last topic of goods and service tax. This is part 12, continuation of Unit 4. ये लेक्चर पूरा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके. सारे कंटेंट मैं आपको दूंगी इंग्लिश में, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दूंगी आपको हिंदी में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, ताकि कंसेप्ट्स आपको क्लियर रहें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आज हम भी कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे. ई-वे बिल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बोल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ई-वे बिल क्या होता है, इसे कब जनरेट किया जाता है, इसे कौन जनरेट करता है या किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है. पांचवा है स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया. मतलब ई-वे बिल का जो इम्प्लीमेंटेशन है अक्रॉस इंडिया के डिफरेंट स्टेट में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे ये काम करता है. छठा है हाउ टू जनरेट ई-वे बिल. आप ई-वे बिल को किस तरीके से जनरेट करोगे. सेवेंथ है वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल. एक बार अगर आपने ई-वे बिल जनरेट कर लिया तो इसकी वैलिडिटी कब तक की रहेगी, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे. इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि वीडियो आपके बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए. तो इस पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे. ये लास्ट टॉपिक है आपका. इसके बाद जीएसटी में अगर आपको कुछ अदर क्वेरीज होंगी या कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर मेरे से पूछ लेना कि आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग पॉइंट्स लिख तो देते हो बट किस यूनिट का है और पूरा पॉइंट आप लिखते नहीं हो. तो पॉइंट आप अच्छे से स्पेसिफाई करके लिखोगे तो मुझे थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज वे में बनाने के लिए. सो चलिए समझते हैं कि ई-वे बिल क्या होता है. सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ई का मतलब क्या है. ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और ई-वे बिल का पूरा मतलब ये हो गया कि जब आपका मूवमेंट होता है गुड्स का. मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को ईज़ बनाने के लिए इस बिल को जनरेट किया जाता है. अब ये क्यों किया जाता है और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो अभी हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि ई-वे बिल इज़ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स टू बी जनरेटेड ऑन ई-वे बिल पोर्टल. ई-वे बिल का एक पोर्टल है. आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे. पोर्टल इन द सेंस कि आपकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे. वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा. अब ये देखो कि ई-वे बिल कब जनरेट किया जाता है. जब आप जो सामान, जो भी आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है. देखो मूवमेंट का मतलब पहले समझो कि मूवमेंट का मतलब क्या. मतलब आप किसी से ले रहे हो या आप किसी को दे रहे हो, मतलब किसी भी तरीके की सप्लाई हो रही है अगर गुड्स की, चाहे इनवर्ड सप्लाई हो रही है या आउटवर्ड सप्लाई हो रही है. इनवर्ड का मतलब आपको कोई दे रहा है, आउटवर्ड मतलब आप किसी को दे रहे हो, और उस सामान की जो कीमत है, वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है और आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये क्या चीज़ें हैं. अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स इन अ व्हीकल whose value exceed 50,000 without an e-way bill that is generated on e-way-bill-gst.gov.in. अब इसको आप इजी टर्म में समझ लो कि हर उस गुड्स की कीमत जिसकी 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को, कौन से पर्सन को, वो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और 50,000 से ज़्यादा उसके गुड्स की वैल्यू है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसी स्थिति में उसको ई-वे बिल जनरेट करना होगा. इस वेबसाइट पे जाकर के वो लॉगिन करेगा और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को और कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके जनरेट कर लेगा. क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि वो जो सामान एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है. इसके अलावा एक और तरीका है ई-वे बिल को जनरेट करने का कि आप एसएमएस के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो, और प्ले स्टोर से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जनरेट कर सकते हो. साइट टू साइट इंटीग्रेशन ऐप एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो आपको ये इसके लिए बहुत सारे
वेबसाइट्स पे भी लिंक्स मिल जाएंगे, बट रिलायबल ज़्यादा होगा जब आप इसकी वेबसाइट से या प्ले स्टोर से जा करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या तो फिर आप एसएमएस से भी इसको जनरेट कर सकते हो। तो जब एक बार आपका ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो आपको मिल जाता है EBN। EBN क्या है? ई वे बिल नंबर। आपके पास में एक बिल नंबर आ जाता है। उस बिल नंबर को कोई भी जब भी इस वेबसाइट पे डाल करके आपका स्टेटस देखना चाहेगा या आपके बिल के बारे में जानना चाहेगा कि कितने का अमाउंट है और क्या है बिल, आइटम का नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली एलोकेट किया जाता है सप्लायर को। EBN नंबर सप्लायर को, मतलब सप्लायर मतलब कि कोई अगर पर्सन, सपोज़ मैं अगर आपको बेच रही हूँ तो मैं सप्लायर हुई, तो वो सप्लायर को रिसिपेंट मतलब आप रिसीवर हो या कोई ट्रांसपोर्टर है, तो इन तीनों को ही ये ई वे बिल जो है वो दे दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर माने वो पर्सन जो कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि ई वे बिल क्या होता है। ये एक तरीके का बिल होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है उन गुड्स के लिए जिनके वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो सप्लाई है, अगर रास्ते में आपको कोई रोकता है, कोई पूछता है, तो आप उस बिल को दिखा करके, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो ये तो हो गया ई वे बिल का कंसेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और पेन कॉपी ज़रूर लेकर के बैठें ताकि आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। अब दूसरा सवाल आता है कि इसे कब जनरेट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मूवमेंट होगा गुड्स का किसी व्हीकल्स के थ्रू, किसी कन्वेंस के थ्रू, और उस गुड्स की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये आपको फर्स्ट स्लाइड से ही समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। आपको वो इंग्लिश वाला कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। जब भी सप्लाई की बात होगी, जब भी सप्लाई के अलावा बात होगी, सप्लाई के अलावा मतलब सपोज़ करो कि रिटर्न हो रहा है ना, एक जगह से आपने किसी ने बोला कि हमको इतना सामान चाहिए और फिर उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर रिटर्न की बात हो रही है या सप्लाई की बात हो रही है तो ये बिल जो है वो जनरेट किया जाएगा। या अगर इनवर्ट सप्लाई की बात हो रही है तो भी ये बिल जनरेट किया जाएगा। इनवर्ट सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप सामान खरीद रहे हो, सपोज़ आप एक GST डीलर हो और आप जो सामान परचेज़ कर रहे हो 60,000 का है, एक ऐसे व्यक्ति से आप ले रहे हो जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सप्लाई का सीधा सा मतलब है सेल या ट्रांसफ़र या एक्सचेंज। अब सेल क्या है? सेल का मतलब ये कि आपने कोई सामान लिया और गुड्स या लिया, मतलब आपने कोई गुड्स को सेल किया, उसके बदले में आपने पेमेंट ले लिया। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि आपने आपके सपोज़ करो जो आपकी 2 ब्रांचेज़ हैं सेम सिटी में या दूसरे सिटी में, तो आप एक ब्रांच से अगर दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ के लिए आप जो है ई वे बिल जनरेट आपको करना पड़ेगा। या अगर आप कोई एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज का मतलब आप सामान के बदले सामान दे रहे हो, सामान के बदले पैसे नहीं दे रहे हो, सामान के बदले आप सामान ले रहे हो। व्हेन द पेमेंट इज़ बाय गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी, मतलब आपने सपोज़ करो कि कोई सामान आपने ऑटोमोबाइल के 1 लाख के स्पेयर पार्ट्स अगर आपने लिए और उस स्पेयर पार्ट्स के बदले आप किसी कंपनी से आपने टाई अप किया है और वो आपको उस स्पेयर पार्ट्स के बदले में कोई और स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है या कुछ और एसेसरीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये जो हैं जो मैंने भी आपको छोड़ दिए हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की हुई है कि सप्लाई को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जैक्टली सप्लाई का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई 1 बार 2 बार 3 बार यूज़ हुआ है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। सप्लाई का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ की जब आप सप्लाई करते हो तो आपको बदले में पैसे मिलते हैं। सप्लाई का मतलब आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप बदले में पैसे पाते हो या सामान पाते हो, 2 ही चीज़ें मिलती हैं आपको। तो उसके बदले में अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, या अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो भी उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सपोज़ करो आपको कोई गुड्स मिल रहा है उसके बदले में, या आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इन सिंपल टर्म्स, ये वाले टर्म्स इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी तरीके की आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई इन द सेंस की सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, कुछ भी कर रहे हो, उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो देयरफॉर ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड ऑन कॉमन पोर्टल ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है।
And for certain specified goods, the e-way bill need to be generated mandatorily even if the value of consignment of goods is less than 50,000. कुछ कुछ circumstances ऐसे होते हैं, कुछ कुछ goods ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से कम की होती है, तो उनमें भी जो है आपको जनरेट करना पड़ता है ई-वे बिल, है ना। कुछ कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए हैं कि कुछ कंसाइनमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्सल ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जब 50,000 से कम की वैल्यू होती है तो भी उन्हें जनरेट करना पड़ जाता है ई-वे बिल। सपोज़ जैसे कि आप अमेज़ॉन से सामान मंगाते हो या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, 3,000 4,000 5,000 का सामान है, 10,000 20,000 का सामान है, तो वहाँ पे भी वो एक अपना पर्सनल ई-वे बिल जनरेट करके वो देते हैं, ठीक है। फिर अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर बाय प्रिंसिपल रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। फिर है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय डीलर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये दो केसेस और हैं जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जब आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का, किसी प्रिंसिपल पर्सन को, मतलब कि उस गुड्स का जो मालिक है वो कोई, मतलब जो मालिक है वो अपने जॉब वर्कर को प्रिंसिपल को वो कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। एक तो ये वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि इंटर स्टेट में ही कुछ हैंडीक्राफ्ट अगर गुड्स हैं, मतलब हैंडमेड अगर आइटम्स हैं, तो वो किसी डीलर के द्वारा भेजे जा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन उसको मिला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ई-वे बिल को जनरेट करते हो। ये दो कंडीशंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। नेक्स्ट है हु शुड जनरेट एन ई-वे बिल। किन्हें जनरेट करना चाहिए? तो 3 लोग हैं। पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने खुद को रजिस्टर करके रखा है जीएसटी में, दूसरे हैं अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तीसरे हैं ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर में क्या कह रहा है कि ई-वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन 50,000, जो मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इन वैल्यू टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर मे चूज टू जनरेट एंड कैरी ई-वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड इज़ लेस देन 50,000। देखो ये आपके सोल अपने ऊपर है, 50,000 के ऊपर तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप जनरेट करना चाहते हो 50,000 के कम का भी अगर आपका वैल्यू का गुड्स है, लेकिन फिर भी आप जनरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ही कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट 50,000 के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाता है। दूसरे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिक्वायर्ड होता है कि वो जनरेट करे ई-वे बिल। हाउएवर वेयर अ सप्लाई इज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, the receiver will have to ensure all the compliance are met if they were the supplier। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि सपोज़ करो कि जो सप्लाई किया जा रहा है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू सप्लाई की जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और जो रिसीवर है, रिसीवर को सारे जो कंप्लायंस हैं, मतलब जो भी सामान को रिसीव कर रहा है, जो उसको भी जितने भी कंप्लायंसेस, कंप्लायंस का मतलब जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़, सारे नियम कानून सब कुछ उसको मीट आउट करने होंगे। अगर वो खुद भी एक सप्लायर हैं तो ठीक है, इफ़ दे वर सप्लायर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग रॉ मटेरियल मंगाते हैं, मतलब हम मंगा तो रहे हैं सामान, सपोज़ करो एक पर्सन है जो सामान मंगा रहा है बट बी से मंगा रहा है, ठीक है, या सपोज़ करो कि बी मंगा रहा है सामान ए से, तो बी कौन हो गया? रिसीवर हो गया, बी रिसीवर हो गया, ए हो गया सप्लायर। तो बी रिसीवर के साथ साथ सप्लायर भी है, तो क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में ये तो जनरेट करेगा ही करेगा, प्लस ये भी अपना जनरेट करेगा क्योंकि ये सप्लायर है, इसको आगे सी को भी सप्लाई करना है। डिपेंड करता है कि ये अलग बात है कि वो करे या ना करे, बट ऐसी सिचुएशन में बी अपने सारे कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करेगा, सारे डिटेल्स को जो भी इनके पोर्टल पे डिटेल्स मांगे हैं सारे कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करेगा।
तो ये हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात हमने कर ली। अब होते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कौन होते हैं? सपोज़ करो कि ट्रांसपोर्ट आप किन किन माध्यम से कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप रोड से सामान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, टैक्सी में, ट्रक्स में, या वैन में, ट्रॉलीज़ में, है ना, बहुत सारे और जो भी मोड होते हैं उनमें आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, एयर के थ्रू आप करते हो, फ्लाइट वगैरह में, रेलवे मतलब ट्रेन वेन के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो वो भी एक मीडियम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सप्लायर को, जो सप्लाई कर रहा है ना, उसको जनरेट करना पड़ता है ई वे बिल। तो ये डिपेंड मैटर नहीं करता कि आपके ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, बस आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो करना पड़ेगा। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, और अगर वो, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली वो खुद भी एक सप्लायर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना ही पड़ेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको वैसे भी करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर कुछ केसेस हैं जहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर नहीं है। कैसे हैं, कौन से केसेस हैं? जब आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉन मोटर व्हीकल है, मतलब ऐसी जगह आपके ऊपर ऑप्शन है पूरा, टोटली आप फ्री हो कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बट आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप ना चाहो तो आप मत जनरेट करो, अगर आप नॉन मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो। दूसरा ये है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड डिपोर्ट और कंटेनर फ्राइट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम। देखो ये सारे मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप इन जगह पे अपने सामान को, या इन जगहों से हो करके अगर आप अपने गुड्स को पहुंचा रहे हो दूसरी जगह, तो भी आपके पास में एक ऑप्शन रहता है कि आप ई वे बिल जनरेट ना करो। क्यों ऑप्शन होता है? क्योंकि आपके पास में फिर और फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं, पूरे इन्वाइसेस आपके होते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स और इन्वाइसेस हो जाती हैं कि फिर इसका रेलिवेंस काफ़ी कम हो जाता है ई वे बिल का। तो ऑलरेडी आपके पास में सामान से संबंधित इतनी सारे इन्वॉइसेस हैं, बिल्स हैं कि वो ही काफ़ी होते हैं, तो अलग से आपको ई वे बिल को जनरेट करना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, है ना। फिर थर्ड है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं कस्टम के सुपरविज़न के अंदर में, या अगर कस्टम सील के अंडर में अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, है ना। कस्टम का मतलब क्या हो गया कि कस्टम पूरा एक डिपार्टमेंट ही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो उनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के अंदर में या उनके सुपरविज़न में अगर आप सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत रिलायबल है। मतलब ऑलरेडी इतनी सारे फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे होती हैं कि इसका अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर चौथा और पांचवा छठवा क्या है? चौथे में देख लो कि गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड ऑफ ICD टू कस्टम पोर्ट और फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अनदर। सपोज़ करो कि किसी ICD से किसी कस्टम पोर्ट पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, या एक कस्टम स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, एक कस्टम एरिया है दूसरे कस्टम एरिया में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई ज़रूरत नहीं है, रेलिवेंसी नहीं है। या ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्टेड और टू फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, है ना, तो इस भी जगह पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। फिर छठा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन, है ना, किसी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है डिफेंस के लिए या डिफेंस से संबंधित किसी कार्य के लिए हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ई वे बिल को जनरेट करें। देखिए ई वे बिल क्या होता है कि सारे इन्फॉर्मेशन, कितने आइटम्स हैं, उनका प्राइस कितना है, चोरी ना हो या गलत सामान ना लेके जाया जा सके, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ई वे बिल को जनरेट किया जाता है, राइट। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो, है ना, कि आपका प्राइस क्या है और कितने आइटम्स हैं, कितने गुड्स हैं, तो कोई रेलिवेंस नहीं होता है इसको जनरेट करने का। तो इसीलिए कुछ कुछ केसेस ऐसे स्पेसिफाई करे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ केसेस और हैं यहाँ पर, जैसे कि एम्प्टी कार्गो कंटेनर है
और वो ट्रांसपोर्ट मतलब खाली कार्गो कंटेनर है और उनके माध्यम से कुछ एक जगह से दूसरी जगह खाली गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ है नहीं सामान, तो वैसे भी उसमें कुछ ज़रूरतें नहीं है। फिर कंसाइनर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू और फ्रॉम बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड weighbridge of abatement at a distance of 20 kilometers accompanied by delivery चालान। सपोज़ करो कि आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, राइट, बनारस में है, और आप अपना ये देखना चाहते हो कि सामान का वेट कितना है। आपने एक गाड़ी में उसको लोड करा दिया और 15 किलोमीटर दूर आपने उसको भेज दिया कि जाओ इस गाड़ी का पूरा वेट करा करके वापस आना है या आगे जाना है या वापस आना ही है, और डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर से कम का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप ई वे बिल को जनरेट करो, भले ही सामान की वैल्यू 50,000 ज़्यादा है, वो 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो, बट अगर आप अपना होता है ना कि गाड़ी का वेट कराते हैं कि सामान का कितना वेट हो रहा है टोटल, तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप ई वे बिल को जनरेट करो, आपके डिलीवरी चालान से भी काम चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेल वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं रेल के द्वारा और उनके जो कंसाइनर हैं, मतलब जो सप्लायर हैं उस गुड्स के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है, तो वहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके सारे जो काम होते हैं ना वो बड़े ट्रांसपेरेंट काम होते हैं और डॉक्यूमेंटेड काम होते हैं। उनको कभी भी कोई भी चेक कर सकता है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और फिर है 10वां कि गुड्स स्पेसिफाइड एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई वे बिल रिक्वायरमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी जीएसटी रूल्स। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि ई वे बिल के अंदर में एग्जेम्प्ट किए गए हुए हैं, छोड़े गए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं गुड्स, तो उनका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उनको वो करो, उनके लिए अलग से ई वे बिल को जनरेट करो। तो कुछ कुछ स्टेट्स हैं ऐसे, कुछ कुछ यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं और जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एग्जेम्प्टेड है वहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है 11th, transport of certain specified goods include the list of exempt supply of goods annexure to rule 13814। अब देखो यहाँ पे annexure भी मेंशन मैंने कर दिया, आप इसे चाहो तो उसको चेक कर सकते हो कि कौन कौन से वो गुड्स हैं, आइटम्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, लिस्टेड हैं, मतलब लिस्ट किए गए हुए हैं, और उनका शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 के अंदर में आपको एक एनेक्सर मिल जाएगा और रूल 138 और 14 है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे गुड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट किया गया हुआ है, जिनकी सप्लाई को, कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं उनको ई वे बिल को जनरेट करने का। एक पार्ट नोट भी दिया हुआ है, क्या है कि पार्ट बी ऑफ ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड where the distance between the consigner or consignee and the transporter is less than 50 kilometers and transport is within the same state। देखिए पूरा पहले तो ई वे बिल का एक पूरा फॉर्म आता है, तो उसमें भी क्या होते हैं कि पार्ट वाइज पूरा होता है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। तो ये जो नोट है वो क्या कह रहा है कि अगर सपोज़ करो कि आपका जो भी डिस्टेंस है, मतलब आपने एक गाड़ी में सामान लदवा दिया और आप दूसरी जगह भेज रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, और जो डिस्टेंस है दूसरी जगह की वो 50 किलोमीटर से कम की है, मतलब आपका जो रिसीवर है वो 50 किलोमीटर के कम के ही अंदर में है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पार्ट बी वाले में जितने भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है अगर आप उसे फिलअप ना भी करो तो भी चलेगा, पार्ट ए वाला ही आप करो तो भी चलेगा। मतलब पार्ट बी को फिलअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर 50 किलोमीटर के कम के दायरे में आप उस सामान को सप्लाई कर रहे हो सेम स्टेट के अंदर में, राइट। तो ये चीज़ है। कंसाइनर और कंसाइनी में कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल सप्लायर और रिसीवर के जैसे है। कंसाइनी मतलब वो कि जो रिसीव कर रहा है, और कंसाइनर मतलब वो जो कि दे रहा है, सप्लायर है, राइट। सो कंसाइनर माने सप्लायर, कंसाइनी माने रिसीवर, है ना। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स मतलब वही चीज़ है ना कि कोई भी पार्सल हो गया तो पार्सल को भेजने वाला सप्लायर, पार्सल को रिसीव करने वाला। तो अगर 50 किलोमीटर के अंदर का है तो आपको
पार्ट बी को फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद कुछ और आपके 5-6 टॉपिक्स बचे हुए हैं, 5-6 नहीं, पूरे 8 टॉपिक्स 8 पॉइंट्स ही थे, 1-2 टॉपिक्स और 1-2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में जीएसटी के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट। थैंक यू गाइस।